Good morning, students. Today our topic is cotton textile industry. India has been well known for her textile goods since very ancient time. The traditional textile industry of India has collapsed during the colonial reign. तब इंडिया क्या है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, अपने टेक्सटाइल गुड्स के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। बहुत पुराने समय से, वेरी एंशिएंट टाइम से ही इंडिया अपने टेक्सटाइल गुड्स के लिए फेमस था, अपनी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैड कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रिगाइन। तब क्या है, ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोगों का शासन आया इंडिया में, तो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या हो गई, कोलैप्स्ड हो गई, मीन्स खत्म हो गई। दो द ब्रिटिश वर रिक्लूटेंट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। The cotton textile industry made its real beginning in Bombay in 1850s by wealthy Indian businessmen. ब्रिटिश लोगों की इच्छा ना होते हुए भी, रिलुक्टेंट होता है, ब्रिटिश लोगों की इच्छा ना होते हुए भी इंडिया में क्या हो गई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई। किसने की, बॉम्बेज में 1850s में वेल्थी इंडियन बिजनेसमैन द्वारा। जो इंडिया में वेल्थी पर्सन्स थे, जो अमीर लोग थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने 1850s में कॉटन टेक्सटाइल की शुरुआत की इंडिया में। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1854 बाय ए पारसी कॉटन मर्चेंट बाय क्वाइजे नाना भाई। जो फर्स्ट कॉटन मिल्स की जो बॉम्बे में एस्टेब्लिश हुआ 1854 में की पारसी कॉटन मर्चेंट्स ने, ठीक है, जो पारसी का व्यापारी था, क्या नाम था, क्वाजे नाना भाई। द फर्स्ट कॉटन मिल्स इन अहमदाबाद वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1861। द स्प्रेड ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू अहमदाबाद, कि अहमदाबाद में तो पहले 1861 में कॉटन मिल्स की को एस्टेब्लिश किया और बाद में यह क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी कंट्री में फैल गया। अराइवल सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुजरात ट्रेडिंग क्लास। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेड रैपिड प्रोग्रेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century and by the end of the century there were 178 कॉटन टेक्सटाइल मिल। कि पहले तो शुरुआत कॉटन टेक्सटाइल की अहमदाबाद में हुई और धीरे धीरे यह अहमदाबाद से क्या हो गया, पूरी कंट्री में फैल गया। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में जो कंट्रीब्यूशंस है वो गुजराती वर्ग का रहा है, जो गुजराती व्यापारी थे उनका बहुत ज़्यादा रहा है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रैपिड प्रोग्रेस हुई, एकदम तेज़ी से वृद्धि हुई सेकेंड हाफ ऑफ 19th century में। जैसे जैसे एंड आ गया 19th century का, तो 178 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कितनी थी 19th century के एंड में, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इंडिया में 178, आउट ऑफ विच हंड्रेड्स वर इन मुंबई। 178 में से 100 तो कहाँ पे थी, बॉम्बे में थी। मैनी मिल्स वर सेटअप इन कानपुर एंड अहमदाबाद। कुछ मिल्स थे जो वो कानपुर में थी और अहमदाबाद में सेटअप थी। वीवर्स एंड स्पिनर्स हु हैड अर्लियर लॉस्ट देयर जॉब नाउ स्टार्टेड वर्किंग इन दिस मिल्स। जो पहले वीवर्स और स्पिनर्स थे उन्होंने अपनी क्या कर दी थी, अपने जॉब से वो क्या दूर हो चुके थे, वो अदर काम में लग चुके थे। अब उन्होंने कहाँ पे क्या कर दिया, इन मिल्स में काम करना शुरू कर दिया। If you look at a map, you will notice that textile produced was considered in 4 regions in the early 19th century। कि मैप में भी दिखाया गया है 19th century के शुरुआत में 4 जगह पे क्या था, कॉटन मिल्स एस्टेब्लिश हो चुकी थी। बंगाल, ढाका, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट कोस्ट। Bengal had an advantage of being located along main rivers in the delta. This helped in easy transportations of goods to far off place। कि बंगाल में एस्टेब्लिश होने का क्या मेन रीज़न था, कि बंगाल के आसपास क्या थी, डेल्टा रिवर्स थी, और जहाँ पे डेल्टाज रिवर होती है वहाँ पे क्या वो ट्रांसपोर्टेशंस के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है।
मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का साधन बन जाती है और दूर दूर तक पहुंचाया जाता है वस्तुओं को। इन द अर्ली 19th सेंचुरी व्हेन रेलवेज हैड नॉट डेवलप्ड एंड रोड वर जस्ट beginning to be laid on an extensive scale, transportation was mainly through river। उस टाइम पे क्या था, 19th सेंचुरी के शुरुआत में रेलवे पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी और रोड्स हैं उनकी सिर्फ शुरुआत हुई थी बनने की, वो पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुए थे। तो सिर्फ एक ही साधन बच जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो कौन सा है, रिवर। ढाका। ढाका नाउ इन बांग्लादेश वाज द foremost center of textile in 19th century। It was famous for its मलमल and जामदानी weaving। ढाका क्या है, 19th सेंचुरी का एक फेमस सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो आज के प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, और यह मलमल और जामदानी वीविंग के लिए फेमस है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया देर वाज ए क्लस्टर ऑफ कॉटन वीविंग सेंटर्स अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट stretching from Madras to नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। जो क्लस्टर है कॉटन वीविंग सेंटर्स का, मीन्स जहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स है, समूह हैं, अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट, कहाँ तक फैला हुआ है ये, स्ट्रेचिंग फ्रॉम मद्रास, कोरोमंडल कोस्ट से लेकर के मद्रास से नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश तक यह फैला हुआ है। नेक्स्ट है वेस्टर्न कोस्ट। गुजरात हैड सम इम्पोर्टेंट वीविंग सेंटर। गुजरात में भी क्या है, बहुत अच्छे अच्छे वीविंग सेंटर्स है जिनमें टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या होती है, स्पिनिंग मशीन बाय ए सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट मैनी स्पिंडल्स ऑन टू विच थ्रेड वाज स्पन। ऑल द स्पिंडल्स रोटेटेड व्हेन द व्हील वाज टर्न्ड। कि स्पिनिंग यानी एक मशीन होती है जो सिंगल वर्कर द्वारा चलाई जाती है। इसमें धागे को क्या किया जाता है, स्पन किया जाता है, उसको काता जाता है एक एक करके। जैसे जैसे व्हील टर्न होता है, व्हील घूमता है, वैसे वैसे धागा भी क्या करता है, रोटेट करता है। जामदानी, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मसलिन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन ढाका इन बांग्लादेश फॉर सेंचुरीज। ढाका और बांग्लादेश में कई सेंचुरीज से क्या हो रहा था, मलमल टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हो रहा था, मलमल टेक्सटाइल को प्रोड्यूस किया जा रहा था। द प्रोडक्शन ऑफ जामदानी वाज पेट्रोनाइज्ड बाय मुगल एम्पायर। जामदानी को किस लिए प्रोड्यूस किया जा रहा था, क्योंकि जो मुगल एम्परर्स थे उनको बहुत अच्छा लगता था ये। द जामदानी इंडस्ट्री रैपिडली डिक्लाइन ड्यू टू कॉलोनियल इंपोर्ट्स पॉलिसी फेवरिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। जामदानी जो टेक्सटाइल है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, क्योंकि जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम ब्रिटिश लोगों के टाइम पे क्या था, उन्होंने फेवरेबल पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, उन्होंने जो इंडियन टेक्सटाइल था उस पर 400 टैक्स लगा दिया था, बट ब्रिटेन का जो टेक्सटाइल था, कपड़ा था, उसको टैक्स फ्री कर दिया था। ठीक है। द टू वर्ल्ड वार was the Swadeshi movement again provided great stimulus to the Indian cotton textile industry। Look at the rapid growth of cotton industry। The two world war and the Swadeshi movement, दो वर्ल्ड वार के दौरान, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का को क्या मिला, ग्रेट स्टिम्युलस मिला, मीन्स दोबारा से उसको प्रोत्साहन मिला और कॉटन टेक्सटाइल की इंडिया में क्या होगी, तेजी से वृद्धि होगी। ईयर्स दिखा रखे हैं। 901 में नंबर ऑफ मिल्स कितनी थी, 178 थी, और फिर 29 में 249, 41 में 390, और 1947 में कितनी मिल्स हो गई थी, 417 मिल्स हो गई थी इंडिया में। ठीक है। द नंबर ऑफ मिल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 178 इन 1901 टू 417 मिल्स इन 1945, कि 901 से लेकर 1945 तक मिल्स में इंक्रीजमेंट हुई। एम्प्लॉइंग अप्रोक्सीमेटली 5 लाख वर्कर, और 5 लाख वर्कर को क्या मिला, इससे रोजगार मिला। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज आल्सो डिस्क्राइब एज ए स्वदेशी इंडस्ट्री बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड विद इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल एंड स्टिम्युलेट बाय स्वदेशी मूवमेंट। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक स्वदेशी इंडस्ट्री है, मीन्स एक अपनी इंडस्ट्री है, अपने देश की इंडस्ट्री है,
क्योंकि जो इंडोजीनियस एंटरप्रेन्योरशिप थे, इंडोजीनियस मीन्स जो स्वदेशी एंटरप्रेन्योरशिप थे, जो स्वदेशी उद्यमी थे, जो प्रोडक्शन करते थे, उनकी कैपिटल से, उनके प्रोत्साहन से स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इस इंडस्ट्री का क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इन 1904 Jamsetji Tata wanted to build a big iron steel industry in India. His elder son Dorabhaiji Tata and Charles Weld, an American geologist, spent months traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposits. कि जो 1904 में जमशेदजी टाटा क्या करना चाहते थे, इंडिया में स्टील और आयरन की इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते थे। जो उसके एल्डेस्ट सन थे दोराबाई जी और चार्ल्स वेल्ड, वो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कई महीने क्या किए, यहाँ पे स्पेंड किए, छत्तीसगढ़ में स्पेंड किए, किस लिए कि आयरन और ओर के डिपॉजिट मिल जाए, ताकि वो क्या है अपनी आयरन और स्टील की कंपनी को खड़ा कर सके। वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट they reached a village. They found a group of Agaria people carrying basketfuls of iron ore. तब वो एक दिन बहुत समय से लगातार कई घंटों से वो जंगलों में घूम रहे थे, किसकी तलाश में, आयरन की के डिपॉजिट की तलाश में, ओर के डिपॉजिट की तलाश में। उनको कुछ गांव के लोग मिले और उन्होंने देखा कि वो गांव के लोग क्या है, एक बास्केट लिए हुए हैं और बास्केट के अंदर क्या है, आयरन ओर है। These Agaria told them that they were bringing the iron ore from a hills at some distance. उन्होंने अगारिया जो कम्युनिटीज़ के लोग थे, उन्होंने उनको बताया कि हमें और आयरन और ओर कहाँ से मिला है, कुछ ही दूरी पे मिला है। With the help of Agaria, Weld and Dorabaiji walked through the dense forest and found a suitable source of iron ore. अगारिया पीपल की हेल्प से वेल्ड और दोराबाई जी कहाँ चले गए, उस घने जंगल में चले गए और उनको क्या मिला, सूटेबल सोर्स मिला आयरन और ओर का। दे क्लियर्ड ए लार्ज एरिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुवर्ण लेक टू सेट अप एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर। उन्होंने क्या किया, घने जंगल को साफ कर दिया और सुवर्ण लेक के आसपास इंडस्ट्रियल को, अपने इंडस्ट्री को क्या कर दिया, जमशेदपुर में सेटअप कर दिया। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टाटा और स्टील कंपनी को क्या बोला जाता है, टिस्को बोला जाता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। द कैमअप बिगिन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912 से क्या कर दिया, टिस्को कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को शुरू कर दिया। स्लैग हिप्स क्या होती है, द वेस्ट लेफ्ट व्हेन स्मेल्टिंग मेटल, जब बहुत सारे मेटल को स्मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, जो वेस्ट का ढेर लग जाता है, उसको बोलते हैं स्लैग हिप्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील वाज स्टार्टेड बाय जमशेदजी टाटा हु सेट अप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को एट साक्षी जमशेदपुर झारखंड। लार्ज स्केल पे स्टील कंपनी को क्या किया गया, स्टार्टेड किया गया, मीन्स बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया गया, किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा द्वारा, जिन्होंने क्या है, आयरन और स्टील की कंपनी को एस्टैब्लिश किया, कहाँ पे, जमशेदपुर झारखंड में। दिस प्लांट प्रोड्यूस्ड आयरन इन 1911 एंड स्टील इन 1913। और यह प्लांट जो झारखंड में लगाया गया था जमशेदजी द्वारा टाटा और आयरन का, 1911 से आयरन को प्रोड्यूस कर रहा है और 1930 से स्टील को प्रोड्यूस कर रहा है। वर्ल्ड वार फर्स्ट क्रिएटेड ए हैवी डिमांड फॉर टिस्को स्टील। उस टाइम पे क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो टिस्को स्टील की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवे स्टील वाज रिक्वायर्ड फॉर लेइंग द रेल लाइन्स। क्यों, क्योंकि क्या है, इंडिया में क्या है, रेलवे की स्थापना हो चुकी थी, रेलवे का विस्तार करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए आयरन और स्टील की ज़्यादा ज़रूरत थी। द ब्रिटिश कुड नॉट सेंड स्टील टू इंडिया ड्यू टू देयर प्री ऑक्यूपेशंस विद वार। अब इंडिया में रेलवे की स्थापना शुरू हो गई थी। अब जो ब्रिटिश लोग हैं
वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतने बिजी हो चुके थे, प्री ऑक्यूपेशंस मीन्स बहुत बिजी हो चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, और वो ब्रिटेन से आयरन और स्टील नहीं मंगवा सकते थे। तो अब कहाँ से उन्होंने आयरन और स्टील की डिमांड को पूरा किया, जो जमशेद ने झारखंड में लगाया था। Therefore, the British government in India had to heavily depend on the TISCO for its steel। इसलिए क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई किस पे, टिस्को स्टील पे। Encouraged by the demand of steel, India Iron and Steel Company established a steel plant at Baranpur, हीरापुर, कोलकाता इन 1909। जब स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, आयरन और स्टील की डिमांड, तो एक प्लांट और लगा दिया गया बर्नपुर में, जो हीरापुर, कोलकाता में 1999 में। इन 1923 विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड मैसूर सेटअप ए स्टील प्लांट एट भद्रावती, कर्नाटका। एक और आयरन स्टील कंपनी की को एस्टेब्लिश किया विश्वेश्वराय ने 1923 में मैसूर में। द प्रोटेक्शंस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्री, और इसको क्या मिली, इस इंडस्ट्री को ग्रांट मिली गवर्नमेंट की। एंड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड गेव फर्दर ग्रोथ एनकरेजमेंट टू द स्टील कंपनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, और ज़्यादा इंक्रेजमेंट मिली, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में बिजी हो गए। अभी भी इंडिया के स्टील और आयरन की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया हैड 3 मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज बाय द नेम टिस्को, इसको एंड विजवल, विच बिकेम द पिलर्स ऑफ फ्यूचर स्टील सेक्टर इन इंडिया। तब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय इंडिया के टाइम पे क्या है, 3 कंपनी थी आयरन और स्टील की, जिससे टिस्को, इसको और विजुअल के नाम से जाना गया है, और यह फ्यूचर में एक पिलर की तरह साबित हुई। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेड रैपिड स्ट्राइड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इनमें तेजी से क्या हुई, वृद्धि हुई, तेजी से डेवलपमेंट हुआ आयरन और स्टील कंपनी में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ड्रेन। दादा भाई नौरोजी was the first person to point out that continuous drain of wealth from India to Britain was the main cause of poverty in India। ब्रिटिश लोग क्या थे, जो ब्रिटिश के जो पर्सन्स लगे हुए थे, काम करने वाले लगे हुए थे, उनको भी सैलरी इंडिया से ही दी जाती थी। ठीक है, उनकी मिलिट्री की देखरेख भी इंडिया से ही की जाती थी, वो रॉ मटेरियल भी इंडिया से लेके जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से ड्रेन हो रहा था, इंडिया का पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे जा रहा था, ब्रिटिश में जा रहा था। और यह किसका मेन कॉज रहा, पॉवर्टी का। इससे इंडिया में क्या आ गई, पॉवर्टी आ गई, गरीबी आ गई। In 1867, he put forward the drain of wealth theory in his book Poverty and Un-British Rule in India। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है जिसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें किसके बारे में बताया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया गया कि ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से भारत के धन को ब्रिटेन की तरफ बहा दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, दादा भाई नौरोजी के अनुसार, द ड्रेन ऑफ वेल्थ इम्प्लाइड द पोर्शंस ऑफ इंडियाज वेल्थ एंड इकोनॉमी दैट वाज नॉट अवेलेबल टू इंडियंस फॉर कंजप्शंस। दादा भाई नौरोजी ने कहा है, जो इंडिया की वेल्थ थी वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए नहीं थी, इंडिया के कंजप्शंस के लिए नहीं थी वो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वेल्थ का क्या ड्रेन्स हो रहा था, इंडिया की तरफ ब्रिटेन की तरफ लेके जा रहे थे धन को। द थ्योरी एक्सपोज्ड द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल दैट crippled Indian economy and led to improvement of our company। इस थ्योरी ने, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी ने यह उजागर किया, जो कॉलोनियल रूल की नेचर को उजागर किया कि वो किस तरह से इंडियन इकोनॉमी का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने क्या बना दिया, विकलांग बना दिया है, अपंग बना दिया है, और इससे क्या हो गया, हमारे देश में दरिद्रता आ गई है, गरीबी आ गई है। दिस इज हाउ द ब्रिटिश ड्रेन्ड इंडिया वेल्थ टू ब्रिटेन, कि किस तरह से ब्रिटिश लोग इंडिया की वेल्थ को ब्रिटेन की तरफ लेके जा रहे थे। ठीक है, रॉ कॉटन वाज बोट एट चीप रेट फ्रॉम द फार्मर्स, फिनिश्ड कॉटन फैब्रिक वाज सोल्ड एट ए ह्यूज प्रॉफिट, बट दिस प्रॉफिट वाज नॉट इन्वेस्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया।
दिस मनी वाज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। कि जो ब्रिटेन के लोग थे वो रॉ कॉटन को सस्ते दामों पे फार्मर से क्या ले रहे थे, परचेज कर रहे थे। बट जो फिनिश्ड कॉटन था, मीन्स जो उसका सुधरा हुआ रूप था, जो कपड़ा था, वो क्या है, महंगे दाम पर बेच रहे थे। और उस जो प्रॉफिट होता था वो किसके लिए होता था, वो प्रॉफिट कोई इंडिया की वेलफेयर के लिए नहीं था। इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया गया था कि इससे जो प्रॉफिट हुआ है, जो सरप्लस हुआ है, इससे इंडिया में और तरह की कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाएगा। यह डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द ह्यूज रिवेन्यू obtained फ्रॉम लैंड टैक्स एक्सेट्रा was used to buy Indian goods which was sold at a profit in other country. Huge revenue obtained in ब्रिटेन के लोगों ने क्या कर दिया था, कंपनी ने लैंड पे हाई रेट से रेवेन्यू चार्ज लेना शुरू कर दिया। उन्होंने हाई रेट पे क्या टैक्सेस चार्ज कर दिए, जिससे इंडियन की गुड्स को वो खरीद करके कहाँ पे बेच देते थे, ब्रिटेन में बेच देते थे हाई प्रॉफिट पे। ठीक है, इससे इंडिया की वेल्थ क्या हो रही थी, ड्रेन हो रही थी। द सैलरी फॉर ब्रिटिश सिविल सर्विस एंड आर्मी एक्सपेंशंस हु पेड फ्रॉम इंडिया। जो ब्रिटिश के लोग थे, कंपनी के लोग थे, और जो कंपनी की मिलिट्री थी, उनको भी सैलरी कहाँ से दी जा रही थी, इंडिया की वेल्थ से ही दी जा रही थी। इंडिया हैड टू बियर द बर्डन ऑफ एम्पायर बिल्डिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। मीन्स इंडिया के ऊपर, इंडिया की वेल्थ के ऊपर इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरह से ही बर्डन था। एक तो क्या है, वो अंदरूनी सतह से इंडिया को लूट रहे थे। कैसे लूट रहे थे, वो टैक्स वगैरह लगा रहे थे। दूसरा क्या है, वो जो हम पे शासन कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, हमारे पैसे से ही हम ही पे ही शासन किए जा रहे हैं, अपने वर्करों को सैलरी दे रहे हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा बर्डन था इंडिया की वेल्थ पे, और वो इंडिया को लूटे जा रहे थे। हाईली पेड जॉब्स वर ऑफर टू फॉरेन personnel who either spent money outside India or left India with the money earned in India. They never invested any money in India. जो हाई जॉब थी, मीन्स जो मिलिट्री में जो और सैनिक वगैरह होते थे, वो तो इंडिया के लोगों को रखते थे, लेकिन जो अच्छी पोस्ट दी जाती थी वो फॉरेन स्टाफ को ही दी जाती थी, और उन पे क्या है, ज़्यादा मनी खर्च की जाती थी। जो मनी खर्च की जाती थी वो कहाँ से आती थी, इंडिया से ही आती थी, और यह इंडिया के लिए इन्वेस्ट नहीं की गई थी। द सरप्लस फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी री एंटर्ड इंडिया एट फाइनेंस कैपिटल फर्दर ड्रेनिंग इंडिया ऑफ इट्स वेल्थ। जो भी ब्रिटिश कंपनी को सरप्लस होता था, ठीक है, वो कहाँ से होता था, इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल से होता था, और इस तरह इंडिया के वेल्थ को लगातार बाहर लेके जा रहा था, बहा जा रहा था, किसके तरफ, ब्रिटेन की तरफ। द ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्सिलरेटेड द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी एंड रिटार्डेड कैपिटल फॉर्मेशंस इन इंडिया। इस तरह से इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश इकोनॉमी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो तो स्पीडली से ग्रोथ करती जा रही थी, बट जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या हो गई थी, मंद पड़ गई थी। ठीक है, इससे आपका चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। ओके।